और वाई AQUEB? Aga Khan University Examination Board in Pakistan is considered to be a national asset. गियर शिफ्ट हुए हैं फ्रॉम समेटिव टू फॉर्मेटिव असेसमेंट। जी, क्या कहेंगे इसके बारे में? आप बहुत अच्छा सवाल करें। एक तो हमारे यहाँ लोगों को समेटिव और फॉर्मेटिव में फ़र्क नहीं मालूम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्राइम टाइम टीवी से आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं प्राइम टॉक और मैं हूं आपका मेज़बान हैदर यूसुफ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मेरे साथ 3 ऐसी शख्सियत तशरीफ़ रखती है जिनका एजुकेशन की फ़ील्ड में बहुत बड़ा नाम है। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर शहजाद जीवा साहब। आप डायरेक्टर हैं आगा खान यूनिवर्सिटी एग्ज़ामिनेशन बोर्ड के। इसके अलावा आप IBCC के चेयरमैन रहे हैं और नेशनल स्टीयरिंग कमेटी के भी चेयरमैन रहे हैं। मेरे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर नवीद यूसुफ साहब। आप एसोसिएट डायरेक्टर हैं आगा खान यूनिवर्सिटी एग्ज़ामिनेशन बोर्ड के। और मेरे तीसरे मेहमान मिस्टर हनीफ शरीफ साहब हैं। आप एसोसिएट डायरेक्टर ऑपरेशंस हैं आगा खान यूनिवर्सिटी एग्ज़ामिनेशन बोर्ड में। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन आवर शो। और सबसे पहले ये कि आपका बहुत शुक्रिया, आप ऑल द वे फ्रॉम कराची आप आए हैं और आज आपने हमें मौका दिया, बहुत शुक्रिया। मैं स्टार्ट करूंगा डॉक्टर जीवा आपसे असेसमेंट के हवाले से, क्योंकि आगा खान यूनिवर्सिटी एग्ज़ामिनेशन बोर्ड एक बहुत बड़ा नाम है और पाकिस्तान का एक अलमिया असेसमेंट का रहा है। आप ये बताएगा कि वाई AQUEB, हम अगर ये लोगों के सामने ये बात लेके जाए तो AQUEB को क्यों लोग प्रेफर करते हैं और बहुत ज़्यादा करते हैं और एग्जाम्पलरी कैसे बन गया है? बहुत बहुत शुक्रिया हैदर साहब, आपने हमें दावत दी आप अपने शो में। आपका जो पहला सवाल है कि असेसमेंट क्या होता है, ये एक सवाल ऐसा है, अगर हम एजुकेशन असेसमेंट की बात करें तो उसमें हम बच्चों की कंटेंट नॉलेज, उसकी स्किल्स और उसके एटीट्यूड्स, उसको अगर मेजर करें तो वो आप असेसमेंट इसे कहते हैं। असेसमेंट दुनिया की हर चीज़ में है। वक्त, घड़ी होती है, वो हमें एक मेजर कर रहा है टाइम। आपका हाइट, आपकी वेट, आप एक फ़ीता इस्तेमाल कर सकते हैं हाइट नापने के लिए, वेइंग स्केल इस्तेमाल कर सकते हैं वज़न नापने के लिए। तो हर चीज़ में हमें कोई एक टूल होता है जिससे हम मेजरमेंट करते हैं। अब ये कि आप महंगी से महंगी घड़ी अगर आपके पास हो, जो एक रोलेक्स वॉच है, लाखों डॉलर्स की होती है, लेकिन उसके पीछे लिखा होता है ±0.05% एरर, समथिंग लाइक दैट। यानी इतनी महंगी घड़ी लेकिन उसमें भी कुछ एरर्स होते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हैदर साहब आपके पास आता हूँ, मैं कहता हूँ मेरा कद 10 फीट है। आप कहेंगे जी हाँ साहब 10 फीट तो नहीं, आप लगभग 6 फीट हो सकते, 6 साढ़े 6 हो, सही बात है। तो मैं कहूँगा नहीं, मेरा फीता कह रहे हैं कि मैं 10 फीट हूँ। तो आपके पास 3 सवाल आएंगे। या तो ये फीता जिसे मैंने इस्तेमाल किया है वो गलत है, इशू है, या जिसने मेजर किया है उसमें इशू है, या दोनों चीज़ों में इशू है। जब हम एजुकेशन असेसमेंट या एजुकेशन मेजरमेंट में आते हैं और उसकी बात करते हैं, ना ही सिर्फ हमारे मुल्क पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में बहुत से कंट्रीज़ में ये इश्यूज़ हैं कि बच्चों की कंटेंट नॉलेज, स्किल्स और असेसमेंट, उसकी जो असेसमेंट करना, उसके टेस्ट टूल में एरर है। उससे जो टेस्ट टूल को जो मेजर कर रहा है बच्चों की जो कंटेंट नॉलेज है या उसके स्किल्स है, उसमें एरर है। तो जो फीडबैक बच्चों को मिल रहा है वो गलत है। तो उसको अगर आप एक एग्जांपल से रिलेट करें कि हम अक्सर सुनते कि पोजीशन होल्डर्स जो बोर्ड एग्ज़ाम्स में बैठते हैं वो एंट्रेंस टेस्ट में यूनिवर्सिटी के फेल हो जाते हैं। बिल्कुल हो जाते, बेशक।
तो जो वो पैमाइश जिस तरह हुई थी, जो इन्फॉर्मेशन उस बच्चे को मिली थी, वो उस मुकाबले और या उस स्टैंडर्ड्स के बराबर नहीं थी। बिल्कुल। दैट वी कैन से दैट द स्टूडेंट्स वर रेडी फॉर हायर लर्निंग। तो ये थोड़ा सा मैंने तफसील में थोड़ा बताया मैंने असेसमेंट के बारे में। जहाँ तक कि आपका जो दूसरा जो सवाल है, जहाँ आपने पूछा मुझसे कि आगा खान एग्जामिनेशन बोर्ड इसकी बनने की ज़रूरत क्यों आई? वो इसलिए कि वो मेजरिंग टूल, वो इदारा एक मेजरिंग टूल सही बनाए और उसकी पैमाइश जो करें बच्चों की कंटेंट नॉलेज, वो उसे सही करें। और ये मिड 1990s में ग्रुप ऑफ प्रिंसिपल्स आगा खान यूनिवर्सिटी आए थे विद रिक्वेस्ट के, क्योंकि असेसमेंट जो इम्तिहान हो रहे थे मुल्क में, वो रोड लर्निंग कल्चर की तरफ प्रमोट से कर रहे थे। और चीटिंग इश्यूज भी थे, पेपर लीकेजेस एंड करप्शन, ये तमाम चीज़ें ऐसी थी जो क्लासरूम टीचिंग लर्निंग को इम्पैक्ट नेगेटिवली कर रही थी। सही। हमारी फ़िलॉसफी ये है कि असेसमेंट ड्राइव्स लर्निंग। अगर असेसमेंट के बेंचमार्क इज़ टू मेजर द कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट बुक, तो क्लासरूम में टीचर्स बच्चों को मेमोराइज ही करवाएंगे वो कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट बुक, क्योंकि एवरीवन नोज दैट द प्रमोशन टू द नेक्स्ट लेवल इज डिपेंडेंट ऑन द स्कोर्स ऑफ द टेस्ट। लेकिन अगर उसका बेंचमार्क is to check the conceptual learning of the child, then teaching and learning in the classroom उसी तरह होगी। तो इसीलिए ये इम्तिहानी बोर्ड बना और इसके इम्पैक्ट काफ़ी अच्छे गए। जहाँ हम ये देखते हैं कि आज आगा खान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड in Pakistan is considered to be a national asset, as well as leaders in assessment and examination. थैंक यू सर। अच्छा डॉक्टर साहब, माशाल्लाह से AQAB जो असेसमेंट के हवाले से जो बोर्ड है वो एग्जाम्पलरी है। हर बंदा चाहता है कि AQAB के साथ उसकी एफिलिएशन हो। आज एजुकेशन की फील्ड में हर बंदा चाह रहा है कि एक नाम इंटरनेशनली कमा लिया है AQAB ने। आपको लगता है कि असेसमेंट का ताल्लुक़ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्लासरूम टीचिंग एंड लर्निंग के साथ है तो कितना है, और उस हिसाब से उस असेसमेंट के लिए क्लासरूम टीचिंग एंड लर्निंग में कितनी एनहांसमेंट की ज़रूरत है? बेसिकली जिस तरह मैंने आपसे बताया कि असेसमेंट ड्राइव्स लर्निंग, बेशक बेंचमार्क आपने रोट लर्निंग रखना है तो उसी तरह चलेगा। अगर आप चाहे टीचर्स को, अगर आपने देखा है माजी में भी हुकूमत ने बहुत पैसे खर्च किए हैं, जो डोनर एजेंसीज के आते हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स टीचर्स ट्रेनिंग पे गए। ऐसा नहीं वो ट्रेनिंग्स अच्छी नहीं थी, ट्रेनिंग्स बहुत अच्छी थी, टीचर्स बहुत मोटिवेट होते थे, लेकिन जब वो क्लासरूम जाते थे तो फिर वहाँ उनको ये चैलेंजेस आते थे कि जो बेंचमार्क थे क्लासरूम और स्कूल के वो मुख्तलिफ थे, क्योंकि उन टीचर्स की भी जो अप्रेजल होती थी या उनकी टीचर्स की प्रमोशन भी होती थी is dependent on the performance of the students in those tests. Exactly. तो माँ बाप का भी प्रेशर होता था, भाई आप क्या पढ़ा रहे हैं, आप उसे इम्तिहान की तैयारी कराएं। प्रिंसिपल आपके यहाँ आपकी क्लास में बच्चों के इतने A1 या इतने A आने चाहिए। So the teachers are under immense pressure. तो ये जो नेगेटिव प्रेशर जो आ रहा है टीचर्स में, तो वो उसे कंपेल कर रहा है कि आप उसे ज़बानी याद कराएं। निसाब मुल्क का अच्छा है, सही, जो 2006 का था, अभी SNC बन रहा है, उसमें भी लर्निंग आउटकम बेस्ड है। 2006 का भी निसाब लर्निंग आउटकम बेस्ड था। आगा खान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड पहला बोर्ड था जिसने उसको ट्रू लेटर स्पिरिट में अप्लाई किया, और जिसके जो आप इम्पैक्ट देख रहे हैं आज, हम अपना यूनिवर्सिटी डेस्टिनेशन सर्वे करते हैं, जिसमें हम अपने आउटगोइंग स्टूडेंट्स को ट्रेस करते हैं कि वो कहाँ तक पहुँचे, कौन सी यूनिवर्सिटी पहुँचे, या पहुँच पाते या नहीं पाते। तो हमारा जो डेस्टिनेशन सर्वे का रिस्पांस रेट इज़ 96%। अच्छा। आउट ऑफ विच 92% ऑफ आवर स्टूडेंट्स गेट्स प्लेसमेंट इनटू यूनिवर्सिटी, आउट ऑफ विच 53% ऑफ आवर स्टूडेंट्स गेट्स एडमिशन इन टॉप 15 यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, व्हिच इज बाय हायर एजुकेशन कमीशन। दूसरा एविडेंस अगर आप देखें उसके इम्पैक्ट का, वो ये है कि
हमारे जो बच्चे हैं दे आर एबल टू गेट लॉट्स ऑफ स्कॉलरशिप्स. यूनिवर्सिटीज़ लाइक्स दी स्टूडेंट्स टू टेक एडमिशंस इन द यूनिवर्सिटीज़. और मैंने काफ़ी वाइस चांसलर्स और रजिस्ट्रार्स और एडमिशन्स के जो हेड होते हैं उनसे पूछता हूँ मैं कि वो क्या ऐसी ख़ास बात है आगा खान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड के स्टूडेंट की जो आप बड़ा पसंद करते हैं कि वो यूनिवर्सिटी आए. और अगर उनका मैं एक क्रक्स बताऊँ कि जो तमाम जो उन्होंने सब ने कहा एक कॉमन चीज़ वो है, ये कहते हैं इट इज़ नॉट ओनली द यूनिवर्सिटी एंड द फैकल्टी विच ब्रिंग्स द इंटेलेक्चुअल एनवायरनमेंट इन द कैंपस, but also the quality of the students who augments that intellectual environment of the campus. And Very that true. is why they want our true. students Definitely. in the university. And they are making massive impact. अब आप देखिए बहुत से बच्चे हमारे ये इस इलाके नॉर्दर्न एरिया से आते हैं जहाँ पर गाकूच जहाँ हम आज बात कर रहे हैं, यहाँ से बहुत से बच्चे होते हैं, हुंजा, गिलगित और बड़े दूर दराज इलाके, चित्राल, खुराक, सीनलश, वहाँ से ही बच्चे they are going to the top universities. Exactly. तो जब आप ये देखते हैं कि ये एक लोकल बोर्ड है हमारा, ये हम कौमी निसाब फॉलो करते हैं, और अगर हमारे बच्चे जो मेजॉरिटी अगर आप देखें कम्स फ्रॉम लो मिडिल इनकम ग्रुप, Definitely. जहाँ माँ बाप शायद उनके जो एक्सपोजर होता है वो कम है एज़ कम्पेयर टू दोज फ्रॉम बिग सिटीज़ जहाँ फॉरेन क्वालिफिकेशंस बच्चे हासिल कर रहे हैं. तो वहाँ उन घरों में जहाँ बच्चों के पास माँ बाप बहुत पढ़े लिखे हैं, अंग्रेज़ी घरों में बोली जाती है, नॉवेल्स पढ़ने का शऊर होता है, एस्पिरेशंस मल्टीपल होती है कि आपने जो पढ़ना है पढ़े. बिल्कुल. उनकी ट्रैवलिंग होती है विच इटसेल्फ इज़ एन एजुकेशन. अब हमारे यहाँ माँ बाप उनका एक्सपोजर थोड़ा सा कम होता है, इतने वेल ऑफ नहीं होते हैं, किताबें पढ़ने का इतना शायद शऊर नहीं होता, अंग्रेज़ी घर में नहीं बोली जाती, ट्रैवलिंग नहीं होती, एस्पिरेशंस माँ बाप ही की सिर्फ होती है कि डॉक्टर बनो या इंजीनियर. बेशक. लेकिन अगर हम उसको कंपेयर करते हैं सो दैट इज़ वेयर वी फील प्राइड कि हमारे बच्चे जो एक उन बच्चों से अगर हम कंपेयर करें जो फ़ॉरेन तालीम हासिल कर रहे हैं या फ़ॉरेन क्वालिफिकेशन ले रहे हैं, वी हैव पुट देम ऑन अ लेवल प्लेइंग फील्ड. वाओ. क्योंकि हमारे बच्चे यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में दे परफॉर्म एट पार विद देम एंड एट टाइम्स दे आउट परफॉर्म देम एज वेल. सो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जिसको हम बड़े प्राउडली इसे हम बेशक बताते हैं लोगों को. कोई शक नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. और ये चीज़ हम तो अदरवाइज सोच रहे थे डॉक्टर साहब की, हम तो कह रहे थे कि टीचिंग एंड लर्निंग ड्राइव असेसमेंट, और आज आपने हमें समझा दिया कि नो, असेसमेंट ड्राइव्स टीचिंग एंड लर्निंग. सो माशाल्लाह से डॉक्टर नवीद, आपसे मेरा ये सवाल है कि माशाल्लाह से पिछले दिनों आपका सेशन था, बड़ा एंजॉय किया मैंने खुद भी. असेसमेंट के हवाले से वैलिडिटी और रिलायबिलिटी को आपने बड़ा फोकस किया. तो हमारे नाजरीन के लिए भी आप ज़रा समराइज़ करेंगे, असल असेसमेंट का अलमिया है हमारे मुल्क में, जैसे मैंने पहले डॉक्टर साहब से बात की, आप क्या कहते हैं कि एक अच्छा असेसमेंट, बाकी बोर्ड्स भी आपसे अगर इंस्पिरेशन ले लो, अच्छा असेसमेंट सिंपल टर्म्स में क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए एक बच्चे के लिए जो हर बच्चे को गेज कर सके, हर बच्चे की सलाहियत को गेज करे? थैंक यू सो मच पहले तो कि आपने ये अपॉर्चुनिटी दी. वेलकम सर. कि हम बात कर सकते हैं आपके चैनल के तवज्जुह से ज़्यादा लोगों से और समझा सकते हैं कि एक अच्छा असेसमेंट क्या है. देखिए, जैसे डॉक्टर जीवा ने हमें बताया कि असेसमेंट जो है वो मेजरमेंट है. हम मेजर करना चाह रहे हैं, और हम क्या मेजर करना चाह रहे हैं, या हम स्टूडेंट्स की नॉलेज जो हमने उनको सिखाई, उनको दी या उन्होंने सीखी, या हम स्किल्स मेजर करना चाहते हैं, या हम एटीट्यूड, वैल्यूज़ मेजर करना चाहते हैं. मेजर जो ज़्यादातर चीज़ें हम इस दुनिया में करते हैं वो हमें नज़र आती हैं. हाइट है, वेट है, विजिबल है बिल्कुल. और उनके लिए टूल्स बने हुए हैं. वेइंग स्केल है, मेजरिंग टेप है, वॉच है, वक्त मेजर करने के लिए. हम जो तालीम से जुड़े हुए लोग हैं वो समझते हैं कि असेसमेंट एक बहुत आसान चीज़ है, मगर अगर मैं आपको अब बताऊं, हम वो चीज़ मेजर करने की कोशिश करते हैं जो नज़र नहीं आती. एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज किसी स्टूडेंट की, स्किल्स, उसका एटीट्यूड, तो ये आसान नहीं है बेशक. एंड इवन
जब आप वो चीज़ें मेजर करते हैं जो नज़र आ रही हैं, इट्स अ वेल नोन फैक्ट, मेजरमेंट का पहला प्रिंसिपल ही यही है कि एवरी मेजरमेंट हैज़ एन एरर एसोसिएटेड विद इट। डॉक्टर साहब ने जैसे कहा, एवरी मेजरमेंट इन दिस वर्ल्ड डन बाय ह्यूमंस। Done by मैं ये humans. ऐड कर देता हूँ, Human error है। हमारा ईमान कुछ और कहता है, बट इन दिस वर्ल्ड डन बाय ह्यूमंस हैज एरर एसोसिएटेड। डेफिनेटली। तो फिर आप कहें कि अगर हर मेजरमेंट में एरर है तो आप असेसमेंट क्यों पढ़ा रहे हैं, और आपने असेसमेंट क्यों पढ़ी, एरर तो होगा। हमारा मकसद है उस एरर को मिनिमाइज करना, क्योंकि अगर हम उस एरर पे ध्यान नहीं देंगे तो एरर तो बढ़ता जाएगा। हमें कॉन्शियस एफर्ट्स करनी है उस एरर को कम करने के लिए, और एरर को कम करने के लिए असेसमेंट के एक्सपर्ट्स ने हमें 3 क्राइटेरिया बता दिए जो आपने हमें बताए। वैलिड होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए और फेयर होना चाहिए। फेयर भी होना चाहिए, डेफिनेटली। मैं उस पर थोड़ी बात कर लेता हूँ। सही। वैलिडिटी का मतलब ये है कि आप वो चीज़ असेस करें, उस चीज़ को इम्तिहान, उस चीज़ का इम्तिहान लें जिस चीज़ का आप इम्तिहान लेना चाह रहे हैं। यानी इट हैज़ टू बी अलाइंड विद योर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, with your learning outcomes, with your curriculum। तो पहले तो आपका डोमेन अलाइन होना चाहिए। अगर आप स्किल्स के लिए नॉलेज टेस्ट ले लें तो वो तो वैलिड नहीं है। बेशक। मैं आपसे कहूं कि मैंने ड्राइविंग टेस्ट में 100% मार्क्स लिए हैं, आइए हम ड्राइव पे चलते हैं, मगर मैं आपको ये भी कह दूं कि वो रिटन टेस्ट था। आप अभी मना कर देंगे कि मैं बहुत थका हुआ हूं, आप चले जाएंगे। सही बात। एक्सक्यूज होगा। मैं कहूं कि मैंने स्विमिंग में 100% रिटन एग्जाम में नंबर ले लिए हैं, 100%। तो आप कहेंगे कि आप स्विमिंग करेंगे कैसे? एग्जैक्टली, है ना? तो एक तो ये तय करना जरूरी कि आप असेस करना क्या चाह रहे हैं, वैलिडिटी, स्किल्स या एटीट्यूड, ये डोमेन्स ऑफ लर्निंग। बेशक। अब अगर आप सही डोमेन पर भी पहुंच गए, नॉलेज के लिए नॉलेज का टेस्ट, स्किल्स के लिए स्किल्स का टेस्ट, और एटीट्यूड के लिए एटीट्यूड का टेस्ट। अब आप कहें एटीट्यूड का टेस्ट कैसे होगा? वो रोजमर्रा होता है, एटीट्यूड ऑनगोइंग है। ड्राइविंग टेस्ट में, मैं स्किल्स के टेस्ट में भी हूँ और मैं रेड सिग्नल पे गाड़ी रोक देता हूँ, क्या मैं रोज रोड पे रेड सिग्नल पे गाड़ी रोकूंगा? इसकी गारंटी कौन लेगा? वो तो रोज देखना पड़ेगा कि मैं रोक रहा हूँ कि नहीं रोक रहा हूँ। तो एटीट्यूड के लिए तो आपको रोजमर्रा ऑब्जर्व करना पड़ेगा। नॉलेज और स्किल्स के लिए आप इम्तिहान बना सकते हैं। स्किल्स के लिए आपको मुझे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी एज अ स्टूडेंट, या मुझे टास्क देनी पड़ेगी कि मैं करके दिखाऊं, स्किल्स करके दिखाऊं, तो आपको पता लगेगा। और नॉलेज के लिए भी मैं नॉलेज डेमोन्स्ट्रेट करूंगा। नॉलेज डेमोन्स्ट्रेट कैसे करूंगा? या बोल के करूंगा या लिख के करूंगा, कोई तीसरा तरीका तो है नहीं। तो इसीलिए नॉलेज के लिए आपके पास रिटन टेस्ट है या ओरल टेस्ट है, वाइवा जिसको आप कहते हैं। अब उसको लर्निंग ऑब्जेक्टिव के साथ भी अलाइन होना पड़ेगा कि क्या आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव नॉलेज फैक्चुअल लेवल पे बना हुआ, जिसको हम आम जबान में रोट लर्निंग कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग पे बना हुआ है, एप्लीकेशन पे बना हुआ है, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे बना हुआ है। अगर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग के लर्निंग ऑब्जेक्टिव के लिए आप रिकॉल का टेस्ट बना दें, वो भी वैलिड नहीं है। हालांकि है नॉलेज के लिए नॉलेज का टेस्ट, बट वैलिड नहीं है। और नॉलेज के लिए मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग का बना दूं, वो भी वैलिड नहीं है, ज्यादती है स्टूडेंट्स के साथ। तो अलाइनमेंट विद द डोमेन ऑफ लर्निंग, अलाइनमेंट विद द लेवल ऑफ द लर्निंग ऑब्जेक्टिव, ये वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी इसको कहते हैं, वो इंश्योर करें। जबरदस्त। अब हम आ जाते हैं रिलायबिलिटी पे। रिलायबिलिटी एरर को कम करती है। वैलिडिटी अलाइनमेंट कर रही थी, अलाइनमेंट कर रही थी विद योर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, विद योर करिकुलम। रिलायबिलिटी एरर को कम कर रही है इन योर स्कोर्स, मिनिमाइज कर देती है। सही, मिनिमाइज कर रही है। वो 2 लेवल्स पे है, इम्तिहान बनाते वक्त भी है और इम्तिहान को स्कोर करते वक्त भी है। इम्तिहान बनाते वक्त, अब आपके चेहरे पे सवाल आ गया कि इम्तिहान बनाते वक्त एरर कैसे हुआ? मैं ऐसी लैंग्वेज में सवाल लिख दूं जो समझ ना आए स्टूडेंट्स, एरर आ जाएगा, क्योंकि एम्बिग्विटी होगी। या मैं इतनी मुश्किल लैंग्वेज में वो सवाल लिख दूं कि जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है उसको समझ आ जाए, अगर इंग्लिश में इम्तिहान हो रहा है, और जिसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है उसको नहीं समझ आए। तो क्या जिसकी इंग्लिश अच्छी नहीं थी, फॉर एग्जांपल वो साइंस का एग्जाम था, क्या उसको साइंस नहीं आती थी? हमें तो नहीं मालूम, बट उसको मार्क्स तो नहीं मिलेंगे लैंग्वेज की वजह से, लैंग्वेज की वजह। तो क्या वो लैंग्वेज का एग्जाम था या वो साइंस का एग्जाम था? तो एरर आ गया। जबरदस्त। तो ये एग्जाम बनाते वक्त एरर आ गया।
क्या मैं इतना आसान सवाल बना दूं, एग्जाम पेपर बना दूं कि सबके 100 में से 100 आ जाए? ये भी एरर है, एरर क्योंकि है। आपने मेजर ही नहीं किया, सबके 100 में Exactly. से 100 आ गए। या मैं इतना मुश्किल बना दूं कि सब फेल हो जाएं, ये भी एरर है। एवरेज नहीं बना। नहीं बनाना, या सब फेल हो गए। तो किसको कम आता था, किसको ज्यादा आता था, आप मेजर ही नहीं कर पाए, क्योंकि आपने स्टूडेंट के लेवल से ज्यादा मुश्किल बना दिया, या आपने इतना आसान बना दिया कि जिसको कम आता था उसके कम नहीं आए, जिसको ज्यादा आता था उसके ज्यादा नहीं आए, सबके 100 में से 100। तो ये भी एरर आ गया। तो इम्तिहान बनाते वक्त भी एरर का ख्याल रखना जरूरी है, और फिर चेक करते वक्त तो है ही। बेशक। मैं हमेशा ये सवाल करता हूँ जब मैं वर्कशॉप कराता हूँ या टीचर से बातचीत करता हूँ, मैं कहता हूँ कि आपके एक ही एग्ज़ाम की कॉपी जो स्टूडेंट ने की है उसी की मैं फ़ोटो कॉपी कराता हूँ और आप 3-4 टीचर्स को दे देता हूँ। आप गारंटी ले लें कि आप अलग अलग बैठ के उसी पेपर को चेक करेंगे और एक जैसे नंबर देंगे। सेम मार्क्स आए, कोई बिल्कुल। गारंटी नहीं लेता। क्यों? वही इम्तिहानी कॉपी की फोटो स्टेट है, नंबर एक जैसे क्यों नहीं आएंगे? एरर तो है ना, सब्जेक्टिविटी आ जाता है उसमें। सब्जेक्टिविटी आ गई। तो उसको आप ऑब्जेक्टिव कैसे बनाएंगे? मार्किंग स्कीम मार्किंग स्कीम, बेशक। जो मार्क कर रहा है, जो स्कोर कर रहा है, वो रेटर कहें आप उसको, एग्जामिनर कहें, असेसर कहें, उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। डेफिनेटली। रूब्रिक्स अगर जरूरत है तो रूब्रिक्स होने चाहिए। तो जब तक ये क्राइटेरिया नहीं है, चाहे मैं ही सुबह किसी अच्छे मूड में चेक कर रहा हूँ और वही पर्चा में शाम में थका हुआ चेक कर रहा हूँ, अलग नंबर दूंगा। होता है, बेशक बेशक बेशक। तो एरर दो तरफ से कम करना है, तो रिलायबिलिटी का ख्याल रखना जरूरी है, और फिर फेयरनेस है। फेयरनेस, आप हर तरह के स्टूडेंट को एक जैसा ट्रीट करें। फेयरनेस के दो हिस्से हैं, एक एग्जाम को स्कोर करते वक्त या बनाते वक्त अगेन, और एक एग्जाम के कंडक्ट के टाइम पे। जो मैं हनीफ साहब से पूछूंगा। कंडक्ट के टाइम पे हनीफ भाई इज द एक्सपर्ट, वो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा बिल्कुल कि वो बताएं। बट अगर मेरे सवाल में कोई ऐसा बात हुई भी है जो किसी भी स्टूडेंट के वैल्यूज, बिलीफ सिस्टम, रिलीजन, उसके कॉन्टेक्स्ट से अलाइन नहीं करती, कॉन्फ्लिक्टिंग है, या वो उससे अवेयर नहीं है, तो भी एरर आ जाएगा। क्योंकि वो रिलेट नहीं कर पाएगा, वो एग्जाम सिचुएशन फेयरनेस नहीं होगी, कंफ्यूज हो जाएगा। और जब मैं मार्किंग स्कीम बनाऊंगा तो भी मुझे हर तरह के बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स का ख्याल रखना पड़ेगा, ताकि हर तरह का जवाब, जिसको नंबर मिलने चाहिए उसको मिले और जिसको नहीं मिलने चाहिए उसको नहीं मिले। तो वैलिडिटी, रिलायबिलिटी एंड फेयरनेस आर द 3 गोल्डन क्राइटेरिया। डेफिनेटली। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल, जो मॉडर्न एरा में कहा जाता है कि एक शिफ्ट आया है, गियर शिफ्ट हुए हैं फ्रॉम समेटिव टू फॉर्मेटिव असेसमेंट, जी, क्या कहेंगे इसके बारे में? क्या फॉर्मेटिव असेसमेंट ज़्यादा अहम है समेटिव से? शिफ्टिंग द गियर्स के नाम से एक मैंने सेमिनार अटेंड किया था, इसलिए ये सवाल मेरे जहन में है। आप बहुत अच्छा सवाल कर रहे हैं। एक तो हमारे यहाँ लोगों को समेटिव और फॉर्मेटिव में फ़र्क नहीं मालूम, वो उसको कंफ्यूज करते हैं। कंटिन्यूस असेसमेंट को वो फॉर्मेटिव कहते हैं, ऑनगोइंग को वो फॉर्मेटिव कहते हैं। बट तमाम ऑनगोइंग फॉर्मेटिव नहीं है। अच्छा, वो ऑनगोइंग एग्जाम जिससे स्टूडेंट के पास फेल होने में फ़र्क पड़ रहा है, वो फॉर्मेटिव नहीं है। फॉर्मेटिव वो इम्तिहान है जो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट की लर्निंग के लिए है, फॉर लर्निंग असेसमेंट फॉर लर्निंग। उसकी कोई लिखत पढ़त रिपोर्ट कार्ड में नहीं ताल्लुक नहीं है। हम कभी कभी वो कहते हैं ना, फर्स्ट टर्म है मगर इसका 10% हिस्सा रिपोर्ट कार्ड में जाएगा, तो वो फॉर्मेटिव नहीं रहा, क्योंकि उसमें आपने समेटिव डिसीजन का हिस्सा हो गया उसमें। तो एक तो ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट का कोई हिस्सा रिपोर्ट कार्ड में नहीं जाएगा, कोई उसका हिस्सा पास फेल के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, किसी किस्म की जजमेंट के लिए यूज़ नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग को बेहतर करने के लिए। दूसरा मिसकॉन्सेप्शन ये है कि फीडबैक सिर्फ फॉर्मेटिव के बाद दिया जाएगा, समेटिव के बाद क्यों नहीं दिया जाएगा? और नहीं दिया जाता है। हाँ, नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दिया जाता? इतना अच्छा इम्तिहान बनाया, माशाल्लाह से, इतनी अच्छी मेजरमेंट कर ली, एरर को मिनिमाइज करने की कोशिश कर ली, उस पर फीडबैक दे दे। एक ही स्टेप तो और करना है, उस पर फीडबैक दे दे। तो एक तो हमारे यहाँ जो मिसकॉन्सेप्शन है, एंड थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन के मुझे मौका मिला ये एक्सप्लेन करने का,
कि कंटिन्यूस असेसमेंट और फॉर्मेटिव असेसमेंट का कोई ताल्लुक नहीं है। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज ओनली फॉर लर्निंग एंड थैंक यू फॉर एनहांसिंग आवर नॉलेज। थैंक यू। तो आपने स्टूडेंट को फीडबैक दिया, उसकी लर्निंग को इम्प्रूव करवाया या उसको बताया कि वो लर्निंग को कैसे इम्प्रूव करेगा और चैप्टर क्लोज। अब उसकी कोई सजा या जजा नहीं है आगे, बस वहाँ ख़त्म हो गया। और इसी तरह फीडबैक तो समेटिव के बाद भी है। अब जो है फॉर्मेटिव क्यों बेहतर है? फॉर्मेटिव इसलिए बेहतर है कि वो जो है स्टूडेंट को मौका देता है आगे बढ़ने के लिए। बट अगर आप समेटिव के बाद भी फीडबैक डाल दें तो वो भी उसको मौका और बेहतर हो सकता है ना, बहुत बेहतर हो सकता है। और समेटिव भी कंटिन्यूस हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? अब जो आपके फर्स्ट टर्म है, हाफ ईयरली है, सेकंड टर्म है, अब वो आपको पता लगे वो सब समेटिव है। अब वो फॉर्मेटिव तो रहे। फॉर्मेटिव तो वो क्लासरूम में असेसमेंट है जो रिपोर्ट कार्ड में जिसके मार्क्स नहीं जा रहे हैं, वो क्विज है शायद, जो आप फॉरेन स्टूडेंट को बता दें कि उसको ये समझ आ गया और ये समझ नहीं आया। आप या उसको समझा दें या आप उसको कह दें कि आगे उसको क्या लर्निंग रिसोर्सेज करने हैं या क्या उसको एक जर्नी फॉलो करनी है, स्टेप्स फॉलो करने के, उसकी वो लर्निंग बेहतर हो जाए। डेफिनेटली थैंक यू सो मच। बहुत ज़बरदस्त, आपने बड़ा कम्प्रिहेंसिव जवाब दिया डॉक्टर साहब। अच्छा हनीफ साहब, हमारा एक और अलमिया ये है कि एनवायरनमेंट का बड़ा इशू है। जहाँ भी एग्ज़ाम्स होते हैं, कंडक्ट का बहुत बड़ा इशू होता है। पाकिस्तान में फ्रॉम एक्सट्रीम नॉर्थ टू एक्सट्रीम साउथ हम ले लें तो चीटिंग का एक बड़ा कल्चर है। हमारे बच्चे, मैंने खुद ये विटनेस किया है, 9th का बच्चा 10 में आके नहीं पढ़ता। वंस ही अपीयर्स इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, उसको पता है कि वहाँ चीटिंग होती है। सो इस कल्चर को एक तो सबके लिए इन जनरल कैसे वो किया जाए, ख़त्म किया जाए दूसरे बोर्ड्स के लिए। और एक यूईबी के पास ऐसे क्या आपके पास मोडालिटीज़ है, कैसे क्या आपके पास सिस्टम है जो दूसरे बोर्ड्स भी आपसे ले सके कि जहाँ बिल्कुल फेयर एग्ज़ाम होता है, किस तरीके से आप उसको इंश्योर करते हैं? ये बहुत ऐसा आपने टॉपिक छेड़ा है कि जो बहुत हसास है और इतना डिफ़िकल्ट है कि लोग इसको परेशान हो जाते हैं कि क्या हो क्या रहा है। मेरे हिसाब से देखिए, इतना बोर्ड मेहनत करता है, निसाब अच्छा बनाता है और बच्चों को परखने के लिए इम्तहान कंडक्ट करते हैं। अगर जो कंडक्ट जिसको हम कहते हैं कि नापने का तरीक़ेकार हम देख रहे हैं, वो अगर सही तरीके से नापने का सिस्टम ही नहीं सिस्टम अपनाया जाए तो फिर वो नापने का वो जो इसका रिज़ल्ट आएगा वो सही नहीं आएगा। और ये बहुत ज़रूरी है कि जैसे एग्जांपल दें कि जैसा हमारे पास अभी इम्तहान के पर्चे बनते हैं, अगर वो इम्तहान के पर्चे लीक हो जाए या बच्चे जो इम्तहान में बैठे हुए चीटिंग करें तो जाहिर बात है कि सब बच्चों को मौका नहीं मिल रहा है। और ये बहुत ज़रूरी है कि इसमें क्या हो रहा है कि इसमें बच्चों के, न सिर्फ बच्चों के पेरेंट्स, बच्चों का स्कूल, सब इसमें परेशान होते हैं। और अगर कोई अच्छा बोर्ड है तो क्या करेगा वो कि जिसकी वजह से टीचर्स को, बच्चों को, उनके पेरेंट्स को एक एतमाद आए। और यही एतमाद अगर आए तो फिर लोगों को ये होगा कि भाई ठीक है, यहाँ हमारे बच्चे जो इम्तिहान में बैठे उनका जो उन्होंने जो नतीजा हासिल किया है वो वाकई उन्होंने उसको अर्न किया है। और यहाँ पर जैसा डॉक्टर साहब ने कहा था कि 1990s में जब ये बोर्ड बनाने की बातें आई थी, उसमें यही बात थी कि ये चीटिंग और इस तरह की चीज़ों को किस तरीके से एलिमिनेट किया जाए। और आखिर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड ने उसी को मद्देनजर रखते हुए वो सारे चीज़ें का काम किया है जिससे ये चीज़ दूर हो जाए। अभी आप देखें कि पाकिस्तान में एक ही भी पूरे पाकिस्तान में इम्तहान लेता है, चाहे वो फिर कराची हो, सिंध के कोई इंटीरियर में कोई शहर हो, जैसे सक्कर हो गया, कोई जगह हो गई, अब पंजाब में हो गया, या यहाँ पर काकुश में या इससे ऊपर भी कोई जगह हो जहाँ पर इम्तहान हो गया। वहाँ पर बच्चों को क्या एतमाद है कि उनको ये पता हो कि उनकी जो इम्तहान में जो बैठेंगे वो सब लोगों को एक ही जैसा माहौल और एक ही जैसा मौका मिलेगा और जिसमें फेयर और ट्रांसपेरेंट, यानी सबको पता है कि बिल्कुल गैर जानिबदार होकर सबको मौका मिले, इक्वल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। और यही जब बच्चे को पता चलता है ना, तो बच्चे, उनके पेरेंट्स, टीचर्स फिर मेहनत इसी तरह करते हैं। उनको पता है कि ये मेहनत करेंगे तो इसको मिलेगा, ऐसा नहीं है कि वो चीटिंग करके मिल जाएगा तो हम कुछ भी ना करें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये एतमाद बोर्ड दिलाए सबको। एग्जैक्टली। और वो जो एतमाद हमने कोशिश की, वो क्या किया हुआ है कि जितने भी सेंटर्स बनते हैं पूरे पाकिस्तान में, उसमें यकसानियत यानी यूनिफॉर्मिटी, स्टैंडर्डाइजेशन का कॉन्सेप्ट रखा हुआ है। हमारे जो इम्तहान के जो सेशंस होते हैं उसको चलाता है एक सुपरवाइज़र, जिसकी ट्रेनिंग पूरे साल चलती है। उसके साथ उसका डेप्यूटी सुपरवाइज़र होता है,
इन्विजिलेटर्स होते हैं जिसको पता है एग्जैक्टली क्या करना है, चाहे वो कराची में हो गए या यहाँ गाकुच में हो। उसको पता है कि बच्चे जब आएंगे तो किस तरह उनको बिठाना है, बच्चे जब आएंगे तो क्या क्या चीज़ उनका ख्याल रखना है। और वो सारी चीज़ को करते हुए जब बच्चे आते हैं उनके पास उनके पेपर्स मिलते हैं तो उनको वो मौका मिलते हैं कि जहाँ पर वो आराम से सुकून से इम्तहान पे बैठ सके। और यही इस बोर्ड की खासियत है कि चाहे कहीं भी हो ये सब चीज़, और इसको करने के लिए हमारे पास बाकायदा एक सिस्टमेटिक अप्रोच है जिसमें हम इस्तेमाल भी करते हैं। हमारे CCTV भी है हर सेंटर में, चाहे वो क्लासरूम हो, वो CCTV लगाए जाते हैं। वो किसके लिए? ताकि हमारे जो ट्रेन की स्टाफ है वो सही काम कर रहे कि नहीं कर रहे उसको परखने के लिए डेफिनेटली। तो उससे क्या होता है कि लोगों को पता है कि हमें सही काम करना है। फिर हमारी टीम होती है जो स्पॉट चेकिंग करती है कि क्या वो वाकई काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और हम रोज़ाना इम्तहान होते हैं, शाम के वक्त बैठते हैं और सब सेंटर से रिपोर्ट आती है कि क्या क्या चीज़ उन्होंने की, सही की है कि नहीं की है, और हम रोज़ाना इसको परखते हैं। मकसद सारा ये है कि एंड ऑफ द डे जब बच्चे ने इम्तहान के स्क्रिप्ट में बैठ के पूरा काम कर लिया, ये स्क्रिप्ट जब कराची वापस आते हैं हेड ऑफिस में चेक करने के लिए, तो उसमें वो वहाँ पर आ जाए, तरीके से आ जाए और सब बच्चों का तरीके से आ जाए। तो बच्चे का यहाँ पर पूरा पर्चा वहाँ पहुँचने के बाद बच्चों को ये एतमाद हो गया अब हमारा जो रिज़ल्ट होगा वो बड़ा फेयर होगा, जो जिसमें हमारी मार्किंग और हमारे स्कैनिंग कॉपीज़ होती हैं, हमारे OMR शीट को स्कैनिंग होती है, सारा चीज़ें सिस्टम बनाया हुआ है जिसके तहत हमारे बच्चे इसमें उसको परखा जाता है। मतलब तो और जो रिज़ल्ट आता है डॉक्टर नवीद और उनकी टीम बैठ के वो मार्किंग करती है, तो वो आपको रिजल्ट डिटेल में बता भी देंगे मार्किंग की किस तरह करते हैं ताकि बच्चों का एक यूनिफॉर्मिटी का रिजल्ट आए। माशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर नवीद, ये बताइए, इससे भी अहम सवाल ये है कि कोविड के दौरान आपने एक शिफ्ट ले लिया असेसमेंट के हवाले से, MCQ बेस्ड आपने असेसमेंट रखा। इनके कुछ आपने प्रोज एंड कॉन्स हमारे ऑडियंस साथ शेयर कर लीजिएगा कि क्या चैलेंजेस आए और ये कितना सक्सेसफुल रहा। वैलिडिटी या रिलायबिलिटी को हम ले लें तो इस हवाले से क्या मेकनिज़म आपने सेट किया था, क्योंकि MCQ बेस्ड को ज़्यादा रिलायबल नहीं माना जाता है हमारे कॉन्टेक्स्ट में। मैं अपने कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ। सो हम थोड़ा सा हमारे लिए शॉकिंग था, लेकिन हम लिटरली आपसे सीखना चाहते हैं कि क्या इसके मतलब लर्निंग आउटकम्स आपके लिए क्या चैलेंजेस थी, क्या बताएंगे आप? अच्छा देखिए, पहले तो ये बात समझने की बहुत ज़रूरत है कि मल्टी मॉडल असेसमेंट बेहतरीन असेसमेंट है। मल्टी मॉडल असेसमेंट का मतलब क्या है कि उसमें डिफरेंट असेसमेंट स्ट्रैटेजीज या मेथड्स यूज जो एक हमारा इम्तिहानी पर्चा जैसे नज़र आता है, जिसमें वन बेस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी है, जिसमें आपके पास शॉर्ट आंसर जिसको हम कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस कहते हैं, और लॉन्ग ऐसे क्वेश्चंस जिनको हम एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस कहते हैं। कोविड के दौरान पिछले साल एक चैलेंज था, और वो चैलेंज में हमारे पास SOP के तहत इम्तिहान करवाना और अपने इन्विजिलेटर्स, स्टूडेंट्स और मार्कर्स की हेल्थ और सेफ्टी को ख्याल में रखें। तो अगर हम ये देखें कि ड्यूरिंग एग्ज़ाम अगर हम एक्सपोजर कम से कम रखें स्टूडेंट्स का इन द एग्ज़ाम हॉल, तो हमें टाइम को कम से कम रखना था। हाँ। फिर मार्किंग के लिए आपको टीचर्स को इन्वॉल्व करना पड़ता है, मार्कर्स को, तो वो हमें अवॉइड करना था, जिसके तहत हमने वन बेस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का इंतखाब किया। वन बेस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को अगर आप इंटरनेशनली उस पे रिसर्च देखें तो वो मोस्ट वैलिड और मोस्ट रिलायबल मेथड है फॉर असेसमेंट ऑफ नॉलेज के लिए। अब मैं आपको बता दूं वैलिड क्यों है और रिलायबल क्यों है। एक मिसकॉन्सेप्शन हमारे यहाँ ये है कि MCQ सिर्फ नॉलेज असेस करता है, फैक्चुअल नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं असेस कर सकता, उस लेवल तक नहीं जाता। ये मिसकॉन्सेप्शन है। और ये आई थिंक क्योंकि हमने उस तरह के MCQ देखे कम हैं, कम लोगों ने देखे हैं, हम उस तरह के MCQ बनाते नहीं। तो MCQ बन सकता है और हाईएस्ट लेवल तक वो असेसमेंट जा सकती है। एक बात। दूसरी बात, अगर आप एक मिसाल देता हूँ, 100 मार्क का अगर एक इम्तिहानी पर्चा है, अगर आप 5-5 मार्क के सवाल डालें तो आप 20 सवाल दे सकते हैं, 20 कॉन्सेप्ट टेस्ट होंगे। तो ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की मिसाल है। बिल्कुल। लॉन्ग ऐसे क्वेश्चन की बात कर लें तो आप 20-20 मार्क के 5 दे सकते हैं, 5 कॉन्सेप्ट असेस हो गए। MCQ आप 100 दे सकते हैं, तो 100 कॉन्सेप्ट असेस हो गए। अब जब हमने वैलिडिटी की बात की तो हमने क्या बात की थी, अलाइनमेंट विद द करिकुलम। तो करिकुलम के 100 कॉन्सेप्ट असेस हुए
या 20 कॉन्सेप्ट असेस हुए या 5 कॉन्सेप्ट असेस हुए, कौन सा असेसमेंट बेहतर है? एमसीक्यू बेहतर हो गया। जिस लेवल के लिए आपको असेस करना है, अगर उस लेवल के एमसीक्यू आपने बना दिए कॉग्निटिव लेवल के, और आपने 100 मार्क के 100 या 50 मार्क के 50 कॉन्सेप्ट टेस्ट कर लिए, तो वो आपने ज़्यादातर कॉन्सेप्ट असेस कर लिए। तो इसीलिए दुनिया में एमसीक्यू को सबसे ज़्यादा वैलिड माना जाता है। रिलायबिलिटी के लिए हमने बात की, 2 है, प्री एग्जाम एंड पोस्ट एग्जाम। प्री एग्जाम में वही चीज़ें जो बाकी तरह के सवाल के लिए आपको ख्याल रखना है, लैंग्वेज अप्रोप्रिएट होनी चाहिए और बाकी चीज़ों का। पोस्ट एग्जाम यहाँ पे मार्कर्स और सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं है, मोस्ट ऑब्जेक्टिव है, जो की है वो की है और जो की नहीं है तो मोस्ट रिलायबल हो गया अगर मोस्ट ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि बायस नहीं आ रहा, सब्जेक्टिविटी नहीं आ रही। लेकिन एक बच्चे को अगर जवाब नहीं आता सो वो थोड़ा सा गेस भी करता है कि भाई इट कुड बी द आंसर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो गेस के चांसेस अगर आपके 4 ऑप्शंस हैं तो 20% होते हैं, 20% होते हैं, और सॉरी 25%, और अगर 5 ऑप्शंस हैं तो 20% होते हैं। 20%। अब यहाँ पे भी 2 तरीके से इस मसले को हल किया जा सकता है जो दुनिया में किया जाता है। एक तरीका तो ये है कि आप गेसिंग का फैक्टर कैलकुलेट करके उसको स्कोर से माइनस कर देते हैं या अपने पासिंग स्कोर में ऐड कर लेते हैं। ये गेसिंग का फैक्टर कैलकुलेट करना एक बहुत कॉम्प्लेक्स साइकोमेट्रिक एनालिसिस है जो किया जा सकता है। दूसरा ये है कि आप जो है ग्रेडेड ऑप्शंस की तरफ जाते हैं कि जो बेस्ट ऑप्शन है उसको फुल 1 मार्क दे दें और उससे जो क्लोजेस्ट है उसको 0.75 दे दें, और जो है एक को 0.5 और एक को 0 दे दें। तो वो वाली जो चीज़ है वो भी तय हो जाती है, मिनिमाइज हो जाएंगे, हो जाती है। AKU एग्जाम बोर्ड में अभी हम इनको फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम जिस लेवल के स्टूडेंट्स के साथ डील कर रहे हैं वो भी 9th 10th 11th 12th है, कोई हायर एजुकेशन का लेवल नहीं है ये। और हमारे लिए अभी भी जैसे आप कह रहे हैं ये मेथोडोलॉजी नहीं है। 8th क्लास तक तो स्टूडेंट एक्सपोज ही नहीं होता, एग्जैक्टली। दिस इज अ वेरी न्यू MCQ, वेरी न्यू असेसमेंट मेथोडोलॉजी फॉर स्टूडेंट्स। तो इंशाल्लाह हम अपने स्टेक होल्डर्स को साथ लेके जितना आगे आइंदा जा सकें इंशाल्लाह। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। डॉक्टर जीवा, आखिर में एक तो आपने मैसेज देना है हमारे ऑडियंस को, स्टूडेंट्स को इन पर्टिकुलर, कि वाई AKUEB अगेन, कि वो उस तरफ क्यों आए, क्या है AKUEB डिफरेंट कैसे है बाकी बोर्ड से? बहुत डिफरेंट है, लेकिन हर बच्चे के अंदर वो जाता तो, लेकिन किस फ्रेम ऑफ माइंड से आना चाहिए AKUEB की तरफ, ये और एक जनरल मैसेज हमारे स्टूडेंट्स के लिए। आपकी प्रेजेंस है हमारे लिए बाइस रहमत है, सो प्लीज़। थैंक यू सो मच। जहाँ तक बात आती है कि वाई AKUEB, देखिए, एक जो मुल्क का निसाब होता है वो एक सोच होती है कि हमारी जो यूथ है वो इस लेवल तक पहुंच जाए और वो इस चीज़ को अचीव कर सकें। अगर आपका इम्तहानी सिलेबस और आपका इम्तहान उस चीज़ को अचीव करवा सकता है, जो मैंने पहले भी कहा था कि असेसमेंट ड्राइव्स लर्निंग, टीचिंग भी अच्छी हो जाती है उससे, तो फिर डेफिनेटली आपने उस मकाम तक पहुंचना है। दैट इज़ व्हाट AKUEB does, is it achieves the aspiration of the national curriculum। ठीक है, और हमने माजी में देखा और हर साल देखते आते हैं कि जो बच्चे हमारे बोर्ड से निकलते हैं, their performance is outstanding। बेशक, कोई शक नहीं। अब मैं एक और चीज़ कहूँ कि देखिए, we must also aspire to achieve the common human denominator। And what is that common human denominator? Quality of life। अब ये जो common human denominator है वो चाहे अर्बन सेंटर, रूरल, रिमोट, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, wherever you go, अमेरिका, जनूबी अफ्रीका, जनूबी अमेरिका, यूरोप, बरतानिया, आप जहाँ जाए ये कॉमन ह्यूमन डिनोमिनेटर है। दैट इज एस्पिरेशन फॉर क्वालिटी ऑफ लाइफ। और ये कहाँ से आती है? थ्रू क्वालिटी एजुकेशन एंड गुड हेल्थ। तो यही हमारा मकसद है, ताकि हम इस कॉमन ह्यूमन डिनोमिनेटर को अचीव करें, ताकि जो हमारी यूथ है फ्यूचर में they become the part of the governance rather than being governed। देखिए, आज की तारीख में जो इख्तिदार में है वो कौन है?
साहिब हैसियत लोग, हैसियत है। वो पावरफुल लोग, अब उन पे हम डिपेंडेंट है कि हमारे प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करें और उसको सॉल्व करें। वो क्या बात हो जाएगी कि हमारे जो कॉमन बच्चे हैं, हमारे बच्चे, वो गवर्नेंस का हिस्सा बन जाए, माशाल्लाह, वो खुद अपने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करे और उसको सॉल्व करे, वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। माशाल्लाह। एंड दैट इज़ व्हाट वी वांट टू अचीव। और आपने देखा है कि अच्छी असेसमेंट जहाँ जहाँ हमने जो स्कूल्स हमारे साथ मुंसलिक हुए, वहाँ तालीम, वहाँ टीचिंग एंड लर्निंग बहुत अच्छी हुई। और वो बच्चे जो आज बहुत ज़बरदस्त यूनिवर्सिटीज़ में, लम्स में, आगा खान यूनिवर्सिटी में मेडिकल भी कर रहे हैं, आप IBA कराची और बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ बाहर में, वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स गॉट एडमिशन एंड रिसेंटली completed his PhD from University of Oxford। माशाल्लाह, तो माशाल्लाह, एक राह उसे मिली। लेकिन साथ साथ मैं अपने जब स्टूडेंट्स को जो एडवाइस देना चाहूँगा, आई थिंक उसमें मोस्टली दोनों स्टूडेंट्स और पेरेंट्स दोनों के लिए ये एडवाइस है। मैं चाहूँगा कि माँ बाप जो है, वालिदैन, दे शुड अलाउ देयर चिल्ड्रन के उसे जो पढ़ना है, उसकी जिसमें दिलचस्पी है उसको पढ़ने दे। ये जो हमारे मुल्क में एक भूत सवार हुआ है कि डॉक्टर या इंजीनियर, बस हाँ, माँ बाप की ख्वाहिश है, लेकिन क्या हमने बच्चों से पूछा कि तुम्हें क्या बनना है, तुम्हें क्या शौक है? और वो हम पूछते नहीं हैं। अगर कोई ऐसा हमारा स्टूडेंट है जो एक सोच रखता है, हाँ डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, यस, अच्छी बात है, अच्छी बात है। लेकिन जो बच्चे इसे सोच रहे हैं कि हमें क्या बनना है और एक्सप्लोर कर रहे हैं, दैट्स वेरी गुड। दैट डजंट मीन कि आप किसी से कमतर हैं। तो इट्स लाइफ, यू कीप ऑन सर्चिंग व्हाट यू आर इंटरेस्टेड इन, एंड whatever degree that you earn, it should help you to comprehend complex information of life. वाह, माशाल्लाह। मैंने केमिस्ट्री में PhD हासिल की, मैं केमिस्ट नहीं हूँ। नहीं आप, माशाल्लाह। जब मैंने सोचा था, जब मुझे केमिस्ट्री में डिग्री हासिल करनी है, PhD हासिल करनी है, तो लोगों ने मजाक उड़ाया था कि तुम केमिस्ट बनोगे, दवाई बनाओगे, दवाई बेचोगे, लेकिन आज मैं केमिस्ट नहीं हूँ। नहीं आप, बट माई डिग्री हेल्प मी to comprehend complex information of life. And that is the message I would like to give to all the students. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Jiva. Thank you so much, Dr. Yusuf, Naveed Yusuf Saab. And thank you so much, Hanif Sharif Saab, for being here. It was a pleasure talking to you people. बहुत मज़ा आया जी। नाज़रीन, इन प्रेशियस लर्निंग आउटकम्स के साथ हम आज के प्रोग्राम से इजाज़त चाहेंगे। आप अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।